गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइज लाइफ एडवाइस। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी ताकि हमारा पैसा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। व्हाट आर 5 थिंग्स विच कैन डिस्ट्रॉय आवर वेल्थ। तो वो 5 ऐसी चीज़ें जो हमारे पैसे को, हमारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी, वो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें एक लाइफ में कभी नहीं करनी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आती है नो फाइनेंशियल प्लानिंग इन वाइल यू आर इन योर 20s एंड 30s। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है जब आपकी जॉब शुरू होती है, चाहे वो आप 22 पे करें, 23 पे करें, अप टू 35 ईयर्स, अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं नहीं करी फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी, सेविंग नहीं करी, तो समझिए आपका डब्बा गोल। तो आपका फ्यूचर बहुत ही डार्क है। आपको फ्यूचर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, खास करके जब आप बूढ़े हो जाएंगे। व्हेन यू ग्रो ओल्ड यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप हमेशा 50-30-20 का रूल याद रखें, जिसमें 50% जो भी आपकी सैलरी है आप अपनी नीड्स, जो इमीडिएट ज़रूरत है आपकी, जो आपका खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम बोलते हैं, वो बच्चों की स्टडी, आपका रेंट हाउस का, आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफिस आने जाने के लिए, वो सब इंक्लूडेड होते हैं। ग्रॉसरी उसमें आ जाती है, राशन आ जाता है। तो वो है 50% ऑफ योर सैलरी। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 5,000 आपको उस पर खर्च करना है। 20% आपको करना है अपनी डिज़ायर्स पे। डिज़ायर होती हैं आपकी एस्पिरेशंस, जो आपकी नीड से बाद में आती हैं। डिज़ायर में आपको आ सकती है एक अच्छी गाड़ी, डिज़ायर में आ सकता है एक महंगा फ़ोन, डिज़ायर में आ सकता है एक फॉरेन ट्रैवल, आपको कहीं घूमने जाना है एक एग्जॉटिक महंगी लोकेशन पे। तो वो आते हैं आपके डिज़ायर में। और 30% कॉम्पोनेंट दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है इन्वेस्टमेंट का। इवन अगर आप 10,000 भी कमाते हैं तो कम से कम 3,000 आपको सेव करना है। और जितनी जल्दी आप सेव करेंगे उतना ही आपको बाद में फ़ायदा होगा। वो एक फेमस कहावत है, अर्ली बर्ड कैचेस द बेस्ट वॉर्म। तो जितनी जल्दी आप आएंगे तो उतना ही फ़ायदा होगा। अर्ली बर्ड बेनिफिट आपको लेना है दोस्तों। तो ये तो थी पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी, मैरिज एक्सपेंसेस एंड हनीमून एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, कई स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है, भी मैरिजेस पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस। वो नॉर्थ इंडियंस इतना पैसा खर्च कर देते हैं, कई बार आउट ऑफ पॉकेट हो जाती है। और कुछ केसों में मैंने ऐसे भी देखा है, मैरिज लोन तक लेते हैं लोग, लोन पे पैसा लेके मैरिज करते हैं, और उसके बाद एक एक्सपेंसिव हनीमून किसी फॉरेन डेस्टिनेशन में। तो दोस्तों, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं, वही एक पैसा आपको फ्यूचर में काम आएगा। अभी आप एक ट्रेंड देख सकते हैं, अभी मैरिजेस बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिवोर्स केसेस विच आर गेटिंग फाइल्ड अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, एंड दिस ट्रेंड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसका मेजर है भी पेशेंस कम हो गई है लोगों को, मटीरियलिस्टिक चीज़ों का ज़्यादा चस्का लग गया है। लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखनी शुरू कर 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 दी है लाइफ से, और सिंपल लाइफ और पेशेंस लाइफ में ख़त्म हो जा रहा है। तो सभी को चाहते हैं भाई मुझे एक्सपेंसिव चीज़ मिले, हमें लग्जरी चीज़ें मिले, हम बाहर फॉरेन घूमने जाएं, तो उस चीज़ में कंपैटिबिलिटी इशू आने शुरू हो जाते हैं। और मेन प्राइवेट जॉब में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, फिर भी उनकी सैलरी कई बार 40, 50, 70, 80 हज़ार के आसपास होती है। उनका रेंट और बाकी सारे खर्चों में पैसा निकल जाता है, इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते। लेकिन उनके ख्वाब बहुत ही ऊंचे होते हैं, कई बार महंगी गाड़ी लेते हैं, उसी में उनकी सारी ईएमआई चली जाती है। तो हमें मैरिज एक्सपेंस कंट्रोल करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता भी मैरिज पे बिल्कुल खर्चा मत करो, पर उतना खर्चा करो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जिस पे आप पे कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, तो उतना ही खर्चा करना है। इसमें एक टिप है पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स को, हर कोई पेरेंट्स चाहता है भी मैं अपने बच्चा या अपनी बेटी या बेटा पे अच्छा खर्चा करूं उसकी मैरिज पे, और बहुत सी चीज़ें भी उनको गिफ्ट करते हैं। कुछ उनको ज़रूरत होती है, कुछ नहीं भी होती। तो इसका बेस्ट आइडिया है आप उनको एफडी गिफ्ट करें। मैरिज उनकी सिंपल करें, बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं, उनको एफडी दें। और वो भी, जैसे आपने लेट से 1 लाख रुपए उनको देना है, तो 25-25 हज़ार करके दें। पहले साल 25 हज़ार, दूसरे साल 25, 30 हज़ार, 25-25, फिर जब भी वो बाप बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं। तो इसमें एक तो कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी, उनको कभी मैरिज
मैरिज में पैसों की कमी नहीं आएगी। और वंस ये देखा गया है, अगर आपकी मैरिज 5-6 साल चल जाए तो उसके बाद इश्यूज आने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये था दूसरा टिप। तीसरा टिप है मटीरियलिस्टिक चीज़ें से बच के रहना चाहिए हमें, जिसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर चुका हूँ। जैसे कोई लग्जरी कार है, आपको कार लेनी है तो आप अपनी सैलरी के हिसाब से लें। आपकी जो मंथ एनुअल सैलरी है, लेट्स से आपका पैकेज 8 लाख का है या 10 लाख का है, तो आप कोशिश करें भी 8 या 10 लाख की ही कार लें। आपको उतनी ही कार लेनी चाहिए जितना आप एक साल में कमाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप कार रहेंगे तो आप कुछ डाउन पेमेंट भी कर पाएंगे और आपकी ईएमआईज भी कंट्रोल में रहेंगी। और आपका जो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है 30% ऑफ जो आपके सैलरी में से हमेशा इन्वेस्ट करना ही करना है हर हाल में, वो आप वो भी कर पाएंगे, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ईएमआईज पे फ़ोन मत लें। महंगे फ़ोन आते हैं, आईफोन 13 लिया हुआ है, आईफोन 14 आ गया, अब 13 का मार्केट में वैल्यू भी 50-60% मिलती है, और आप 14 है जो और भी महंगा है, आप उसको ले लेते हैं ईएमआईज पे हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है, प्लस वो एक बर्डन है। अगर आपको फ़ोन लेना है तो आप उसे प्लान करके लें, ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन मत ले भी अब 13 आ गया तो मैं 14 ले लूँगा, 14 आ गया तो अब मैं 15 लूँगा। तो इस तरह से आप अपना बजट चला के बजट में ही रहें, बजट से बाहर ना जाएं, चद्दर में ही पैर रखें, उसको बाहर ना फैलाएं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फोर्थ है नो रिटायरमेंट प्लान। अगर आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है तो ये एक डिज़ास्टर हो जाएगा। अगर आप आज की डेट में देखें तो मेडिकल कॉस्ट 14% प्लस से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का रेट 6.8% है जो लास्ट आया है। तो 6.5-7% पे इन्फ्लेशन, 14% पे मेडिकल कॉस्ट, जो आने वाले टाइम में और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं है, व्हेन यू ग्रो ओल्ड, आपको कुछ भी दिक्कत होती है, भगवान ना करे कोई आपको ऑपरेशन करवाना पड़े या कुछ और चीज़ करवानी पड़े, तो उसके लिए आपको जो पैसे चाहिए वो आप कहाँ से लाएंगे? उस केस में जनरली क्या होता है, लोगों को अपनी प्रॉपर्टी, अपने फिक्स्ड एसेट बेचने पड़ते हैं किसी को किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके लिए आप पूरी प्लानिंग करें है, बाद में आपकी पेंशन इतनी हो ताकि आपका जो डेली नीड का खर्चा वो आपका पूरा होता रहे, आपको अपने चिल्ड्रन की तरफ ना देखना पड़े, आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक रिटायरमेंट प्लान हमेशा डिवाइस करके उस पर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है चिल्ड्रन स्टडी। अब इस पे दो राय हो सकती हैं, कई लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, कई लोग नहीं होंगे। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है भी हमें बच्चों की स्टडी पे पैसा खर्च करना चाहिए। अगर हमारे बच्चे ब्राइट हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन पे ज़रूर पैसा खर्च करें, उन पे हायर स्टडीज़ पे भी उन पे पैसा लगाएं, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी लगाएं। अगर वो एमबीए करना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं। पर हमें ये इवेलुएट करना पड़ेगा क्या बच्चा उस लायक भी है, क्या बच्चा उस स्टडीज़ में इतना अच्छा है भी आने वाले टाइम में वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में वो फाइट कर लेगा, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में परफॉर्म कर लेगा। अगर आपको लगता है नहीं, तो बेटर रहता है आप 12th के बाद कोई उसको डिप्लोमा, जो टेक्निकल स्किल, कोई हाथ का हुनर सिखाएं, जिसमें जो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है जिसका इंडिया में भी। और अगर इसका अब फॉरेन कंट्रीज में भी अब बहुत अच्छा स्कोप बनने लगा है। अगर आपके पास आईटीआई का भी डिप्लोमा है, आप एक अच्छे कारपेंटर हैं, अच्छे वेल्डर हैं, एसी मैकेनिक हैं, आप अच्छे डीजल मैकेनिक हैं, तो उस केस में भी आपका बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी। तो आपको हमेशा आरओआई, जो जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसे कैलकुलेट करके ही उतना पैसा लगाएं स्टडीज़ पे जिसकी आप बच्चे को भी अच्छी या आपको अच्छी रिटर्न मिले। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल देखें, अगर कुछ लोग कहते हैं मैं कमर्शियल पायलट का कोर्स करूंगा, विच इज़ वेरी 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 कॉस्टली, और जनरली ये कोर्स फॉरेन कंट्रीज में करवाया जाता है। इंडिया में भी इसके ऑप्शंस हैं, पर मेजरली लोग फॉरेन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इसका जो कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी रिनाउंड हैं। तो वहाँ पे फ्लाइंग आवर्स होते हैं, जो एक प्राइवेट जेट में जितना भी फ्यूल, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, वो सब एक तरह से ट्यूशन फी में ही इंक्लूडेड होती है। 1 करोड़ से ज़्यादा उसका खर्चा आता है। अब आप ये देखिए, उसके बाद अगर आपका बच्चा वापस आता है, क्या उसको वैसी जॉब मिलती है एयरलाइन सेक्टर में? जो पीछे ट्रेंड चल रहा है 15-20 साल से, एयरलाइंस के प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहे हैं, बहुत सी एयरलाइंस बंद हो गई हैं डोमेस्टिक
कैरियर का बहुत बुरा हाल है। कितनी एयरलाइंस होती थी, आज की डेट में कितनी बंद हो गई, कितनी कम रह गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इवेलुएट करनी है भी। आप जिस चीज़ में पैसा लगा रहे हो उसका फ्यूचर क्या है, उसका आरओआई क्या है। होप आपको मेरी ये 5 बातें आज अच्छी लगी हुई होंगी। तो इसलिए आप मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।